हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं दर्श। जैसा कि हमने पिछले 5 लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं और जिसमें से हमने सारे बेसिक टर्म्स जैसे कि थीटा, अल्फा और ओमेगा, और जो लास्ट लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें से हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिनिमम वेलोसिटी हमें कितनी देनी चाहिए कि सर्कल पूरा कंप्लीट होगा, उसके बारे में पढ़ा। उसके डेरिवेशंस देखे जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उसमें से लास्ट में एक टॉपिक रह गया था और लास्ट में जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े उसका हम जरा रिवीजन करना चाहूँगा। जैसे कि अभी हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यस परफेक्ट सर्कल। अब मान लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। लेट्स से इसको ए पॉइंट दे दे, इसको बी दे देते, इसको सी और इसको डी। ए कौन से सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट, यहाँ पर मिनिमम हमें वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी कि ये सर्कल कंप्लीट हो जाए? क्या आपको कोई फॉर्मूला याद है लास्ट लेक्चर में किया हुआ? v एट बॉटम, तो कम से कम मुझे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? अंडर द रूट 5rg। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भूलना मत। यस, ये r कितना डिस्टेंस r, ठीक है। मुझे यहां से मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? अंडर द रूट 5rg। बहुत बार आता है, इस पर आज हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। सो v एट बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हमें मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ती है? अंडर द रूट 5rg। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होती है? फॉर्मूला रिवाइज किया है ना, अंडर द रूट rg। पिछले लेक्चर आप देख कर ही आइएगा, तभी ही आपको आगे का समझेगा। इसलिए हमारे 5 लेक्चर हो गए हैं सर्कुलर मोशन में और हम नेक्स्ट लेक्चर से रोटेशनल मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सर्कुलर क्या आप भी जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो भी हम लेंगे आज। तो हम ये टॉपिक कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू अंडर द रूट 5rg। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी जो लगती है पूरा सर्कल कंप्लीट करने को रहती है अंडर द रूट 5rg। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रहती है अंडर द रूट 5rg। और बीच वाले पॉइंट पर जो b और d जो बीच वाले हैं उसको वेलोसिटी कितनी थी? अंडर द रूट 3rg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी टॉपिक से आएंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को, ठीक है। आपने ये होपफुली पिछले लेक्चर देख कर आए होंगे और अपने फॉर्मूलाज रिवाइज किए होंगे। अब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और इसमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया था मुझसे, टेंशन के बारे में बताना। यस, अभी जैसे कि आप मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए जो कि बॉटम मोस्ट है, सी टॉप मोस्ट पॉइंट है। अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ए और सी के बीच में टेंशन में डिफरेंस क्या है। मतलब जैसे रस्सी यहाँ पर आएगी, आप इमेजिन करना वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक थ्रेड लिया है, यहाँ पर पत्थर बांधा है, उसको मैं घुमा रहा हूँ। इमेजिन कीजिएगा जैसे ही सबसे नीचे आएगा रस्सी में तनाव बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर सबसे ज्यादा टेंशन होगा, ऊपर जाते कम हो जाएगा। फिर बॉटम मोस्ट पर आएगा, यहाँ पर टेंशन बढ़ जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। इमेजिन कीजिए फिर से एक बार, अगर मैंने रस्सी लिया, पत्थर से बांधा, घुमाया जोर जोर से, सबसे बॉटम मोस्ट पर जब पहुंचेगा तब टेंशन सबसे ज्यादा होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचते टेंशन सबसे कम होगा। ऐसा क्यों होगा आइए हम जानते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने बॉब रखा है मास m का। अब नीचे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? सबसे प्यारे हमारी लगती है ग्रेविटी, हमेशा नीचे की तरफ, और यहाँ पर एक लग रही होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि होगी mv²/r। तो टेंशन ए पर किस वजह से जनरेट हो रहा है? ये पॉइंट पर दो फोर्सेस की वजह से, एक mgb और एक mv²/r भी जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों किस तरफ लग रहे हैं? नीचे की तरफ। सो टेंशन एट ए इज इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg बराबर। और हमने v निकाला था मिनिमम कितना होना चाहिए? अंडर द रूट 5rg। तो हम v की जगह पर यहाँ पर va लिख देता हूँ ताकि a पॉइंट पर है, तो va की जगह पर अपन क्या डालेंगे? अंडर द रूट 5rg। सो m इंटू अंडर द रूट 5rg, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे इसलिए मैं डायरेक्टली 5rg लिखा है। समझ में आ रहा है ना आपको? जैसे कि 5rg था रूट और उसका स्क्वायर था, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो सिर्फ 5rg बचा है अपॉन r प्लस mg। r से r कैंसिल, कितना हो गया? 5 mg
प्लस 1 mg, कितना हो गया 6 mg। सो टेंशन एट ए पॉइंट पर कितना आ रहा है 6 mg के इक्वल। अब हम टेंशन एट सी निकालेंगे, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि यस, ऊपर कौन सी फोर्स लगती है, ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, यहाँ पर लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। नीचे की तरफ हमारी ग्रेविटी mg, दोनों को बैलेंस करते हैं और v की वैल्यू हमारी अंडर द रूट आर जी आई थी, याद है ना। और पर यहाँ पर टेंशन कुछ भी नहीं होता, टेंशन जीरो हो जाता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। जैसे एक बार इमेजिन कीजिए, सबसे नीचे यहाँ पर मैंने धागा है, मैंने हाथ में पकड़ा है थ्रेड से, और यहाँ पर एक स्टोन बंधा हुआ है। मैंने जैसे ही इसको वेलोसिटी दिया, सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाते ही टेंशन सबसे कम हो जाता है। ये बेसिक सा क्वेश्चन नीट 2019 में भी आया था कि सबसे ज्यादा टेंशन कौन से पॉइंट पर होगा। ऑप्शंस ऐसे थे, बॉटम मोस्ट पर, हॉरिजॉन्टल वाले पर, या टॉप मोस्ट पर। कौन से पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होगा, इन 2019 का बेसिक सा क्वेश्चन है। और बहुत ही आसान इसका आंसर कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जब भी पार्टिकल आएगा उसमें टेंशन सबसे ज्यादा होगा। तो इसीलिए टेंशन एट ए कितना आया हमारा 6 mg। अब टेंशन एट सी कितना आया 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पर वेलोसिटी ही इतनी कम हो गई है कि mg और mv स्क्वायर बाय आर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और टेंशन की कंपोनेंट नहीं निकल रहा। या फिर आपको डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, बॉटम मोस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या है, तो वो आ जाएगा, देखिए 6ta माइनस tc, जो कि हो जाएगा 6 mg के इक्वल। तो टेंशन सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट पर है, ये पॉइंट पर सबसे ज्यादा कम, सी पॉइंट पर, जो कि 0 ही होगा ऑलमोस्ट, कम क्या। सो ta माइनस tc पूछा जा सकता है, कितना हो जाएगा 6 mg। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है स्टेटमेंट में कि व्हाट इज द डिफरेंस इन टेंशन when the particle is at bottommost and at topmost point. What is the difference in the tension when the particle at bottommost and topmost point? ठीक है, 6 mg के इक्वल ये डिफरेंस आएगा। तो ये फॉर्मूलाज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपके पास आगे कौन सा टॉपिक है, स्पीयर ऑफ डेथ का, जो कि बहुत आसान है। मैं एक बार इसके सारे फॉर्मूलेज में बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से ज्यादातर वन सेंटेंस का क्वेश्चन आते हैं जो आपके सेक्शन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट होता है, जो 5 मार्क्स के ऐसे, मतलब एक मार्क का एक क्वेश्चन आता है, वो आंसर इन वन सेंटेंस, तो वो बहुत ही मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इस पर से। अगर आपने पूरा लेसन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो जाते हैं। इसीलिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आप हो जाएंगे। ठीक है, सेंटर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फिर से एक बार मैं फॉर्मूला हल्के से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। ए पॉइंट सबसे बॉटम मोस्ट, बी बीच वाला, सी टॉप मोस्ट, डी बीच वाले का। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप मोस्ट पर कितनी थी, अंडर द रूट 5rg, सॉरी बॉटम पर थी, टॉप मोस्ट पर कितनी थी, अंडर द रूट rg, बीच वाले पर कितनी थी, अंडर द रूट 3rg। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था, mv स्क्वायर बाय आर। ग्रेविटेशनल का तो आपको पता होगा mg। इसके अलावा भी 2-3 फॉर्मूलाज है, वो मैं न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको जरूर याद दिलाऊंगा। और टेंशन का डिफरेंस क्या था, सबसे बॉटम मोस्ट दैट इज TA माइनस TC, दोनों के बीच में टेंशन में डिफरेंस क्या था, वो हो जाएगा 6 mg के इक्वल। What is the difference in tension when the particle is at bottommost and then topmost point? Bottommost और topmost point के बीच में टेंशन में क्या डिफरेंस आएगा, 6 mg के इक्वल। ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक लेंगे हमारा स्पीयर ऑफ डेथ के बारे में, जो कि बहुत ही इजी है। हेडिंग डालिएगा, स्पीयर ऑफ डेथ। मतलब
इसको स्पीयर ऑफ डेथ इसलिए कहा जाता है, मौत का कोई कंफ्यूज मत होना, वो वॉल ऑफ डेथ स्पीयर ऑफ डेथ है, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, पार्टिकल है मास m, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ पर अभी रुका हुआ है, मैंने आपसे कहा है नॉर्मल हमेशा कहा लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा रहेगा। हम एक पॉइंट बना देते A, B और ये C, ठीक है। यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा रहेगा और यहाँ पर एक नॉर्मल। पार्टिकल यहाँ से छोड़ दिया, धक्का दिया इसको, तो क्या करेगा, गिरने लगेगा। अब इमेजिन कीजिएगा होगा क्या, गिरने लगेगा यहाँ से स्लो, फिर यहाँ से जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ने लगेगी, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, स्पीड बढ़ने लगेगी, स्पीड बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी और यहाँ से कांटेक्ट छूट जाएगा, उड़ करके सीधा बाहर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सी फिजिक्स लगी? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये यहाँ से आया और इसको चिपक कर पूरा स्लाइड हो गया? आपने कई बार एम्यूजमेंट पार्क में भी, वाटरफॉल में भी देखा होगा कि ऐसे उड़ते हैं और जोर से उड़ करके कोई स्लाइड है हो जाती है, तो उसी का कॉन्सेप्ट है। ऐसा कौन सा फोर्स लगा कि यहाँ तक चिपक कर था पर सी पॉइंट पर ही अलग हो गया? ऐसा क्या हुआ होगा? ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। मास m यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ A पॉइंट पर। यहाँ पर नॉर्मल कहाँ लगेगा? B पॉइंट पर। यहाँ पर नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। एक सेकंड, खिचमिच ना हो जाए डायग्राम में, इसलिए मैं धीरे धीरे बनाऊंगा ये सारे। बस ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, A B है, सी। A पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो रहा है? नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। ऊपर की तरफ सिर्फ एक नॉर्मल है, सो नॉर्मल एट A क्या आ गया? mg के इक्वल, ठीक। इसके बाद में जैसे ही नीचे आया, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, इस वजह से जोर से आने की कोशिश करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने से वेलोसिटी बढ़ेगी। फिर जैसे नीचे आने लगेगा, अब मान लीजिए हम एक बी पॉइंट पर इमेजिन करते हैं, पार्टिकल आ गया बी पॉइंट पर, नॉर्मल कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा एन बी। यहाँ पर क्या लगेगा? नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगेगी, हमारी ग्रेविटी। भाई किसको बैलेंस करेगी? मान लीजिए ये एंगल क्या है? थीटा, तो ये भी थीटा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पर कौन से फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं? देखिए, ये एम जी कॉस थीटा और ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे हैं, दैट इज नॉर्मल एट बी और एम वी स्क्वायर बाय आर। इमेजिन कीजिएगा, एम जी बैलेंस नहीं कर रहा है इसको, क्योंकि एम जी का तो कॉम्पोनेंट हो गया, एम जी का कॉम्पोनेंट निकाला हमने इस तरफ, तो उनको क्या निकला है? एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। वो किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल एट बी प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाय आर। अब अगर हम एम एन बी निकाले, नॉर्मल एट बी, तो क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय। जैसे ही ये आगे आने लगा, एम जी कॉस थीटा में ये दो फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, एन बी और एम वी स्क्वायर बाय। क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? यहाँ पर नॉर्मल सबसे ज्यादा था एम जी के इक्वल ए पर, जैसे बी पर आया तो कुछ कटने लगा एम वी स्क्वायर बाय आर, मतलब कुछ माइनस होने लगा एम जी से। ऑफकोर्स एम जी तो और भी कम होगा क्योंकि कॉस थीटा भी कुछ एंगल होगा, कॉस थीटा में 1 से कम हो जाएगा एक्सेप्ट 90 डिग्री, और यहाँ 90 तो है नहीं। होपफुली आप समझ पा रहे हो, इसमें फिजिक्स लगा पा रहे हो। अगर इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पर mg मान लीजिए 5 था, 5 में से इसकी कुछ तो भी वैल्यू होगी mv स्क्वायर बाय आर, फॉर एग्जांपल 3 होगी, तो ये 5 माइनस 3, सो नॉर्मल एट b क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ पर नॉर्मल ज्यादा था, यहाँ पर नॉर्मल कम हो रहा है, और c पॉइंट पर ऐसा होगा कि वहां पर नॉर्मल 0 हो जाएगा। पॉइंट c पर क्या होगा देखिए। अब हमें पता है कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाय आर। नीचे नीचे आते ही क्या हो रहा है? मैंने कहा वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते ही जो mg था, mg cos थीटा, उसका कंपोनेंट कम हो जाएगा और mv स्क्वायर बाय आर की वैल्यू बढ़ जाएगी और वो सीधा स्लाइड करते हुए लेके जाएगा। अब हम सी पॉइंट पर ऐसा मान लेते हैं कि नॉर्मल क्या हो गया?
जीरो जीरो होते ही यहाँ पर दो फोर्सेस देखिए, यहाँ पर ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय आर, और ये होगा mg cos थीटा। सो mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mv स्क्वायर बाय आर को। m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपकी जो भी v की वैल्यू आएगी, या एक्चुअली ये जेई नीट में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पर से, बट आपको वेलोसिटी निकालने की ऐसी जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट ये समझना है आपसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अब ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस आपको क्या आएगा। इसमें से क्वेश्चंस आने की मैं आपको ये भी बता दूं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आएगा तो भी बस एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बेसिकली जेई और नीट में बहुत ज्यादा आता है, सीईटी में भी आ सकता है। वो बेसिकली यहाँ पर वेलोसिटी पूछते हैं, मतलब जो जेई में 2022 के एक बैच में क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक वेलोसिटी पूछ दिया था कि कौन सी वेलोसिटी पर जाकर जीरो हो जाएगा, या फिर ये कितने हाइट पर जाकर के उससे दूर चला जाएगा, ऐसे सब सवाल आते हैं। एचएससी बोर्ड में इतने क्वेश्चंस नहीं आते। एचएससी बोर्ड में सिर्फ क्या क्वेश्चन आ सकता है मैं आपको बताता हूँ, वो आपसे सिर्फ ऐसा पूछेंगे कि ये एक पॉइंट होगा जहां से वो सेपरेट हो गया, वो पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स कितना था, तो आप कहोगे जीरो। क्या कहोगे? जीरो, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जीरो हो गया, तभी उसने कांटेक्ट लूज कर दिया और वो दूर चला गया। नॉर्मल एक अपने आप में बहुत डेंजरस फोर्स कहते हैं, बिकॉज आपने जब आकाशपात में आप बैठे होंगे तो आपने देखा होगा ऊपर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब वो नीचे आता है तो हमारे पेट में से खुद ही जैसा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। अभी मैं सरफेस पर खड़ा हूँ, अर्थ की सरफेस पर खड़ा हूँ, जो मेरा वेट है मुझे उतना नॉर्मल फील हो रहा है। अगर मुझे थोड़ा सा ज्यादा नॉर्मल फील होगा तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, पर अगर कम नॉर्मल होगा, जो कि रॉकेट्स वगैरह में होता है कि वेटलेसनेस फील होने लगती है, ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं, वो कब होता है? जब हमारा नॉर्मल जीरो हो जाता है। तो जितने भी पैराग्लाइडिंग है, जितने भी डाइव्स होते हैं जो बड़े ऊपर से, पता नहीं क्या क्या नाम है, कि ऊपर से जो जंप मारते हैं, तो जंप मारते समय हमारी बॉडी का नॉर्मल फोर्स एकदम जीरो हो जाता है। तो जीरो होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं, हमारे घबराहट सी होने लगती है। उसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट, इतनी वेलोसिटी एक पॉइंट के बाद बढ़ जाएगी कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ते ही वो कांटेक्ट लूज कर देगा जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। बस आप इतना याद रखना कि उससे दूर कब हो जाएगा? जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। वो हमारे यहाँ पर एक पॉइंट था, पॉइंट सी। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी यहाँ से आते आते, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब ऊपर से नीचे आते आते, वैसे वैसे नॉर्मल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वैसे वैसे नॉर्मल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। स्पीयर ऑफ डेथ के बारे में, स्पीयर ऑफ डेथ के बारे में एक सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखता हूँ, समराइज कर देता हूँ इसको, ये टॉपिक को पूरा। आर पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट पर आकर के लेट्स से क्यों दूर चला गया, तो यहाँ पर नॉर्मल क्या हो गया? जीरो। एक पॉइंट पर आकर के उड़ जाएगा कब? जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो कौन से दो फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल और mg cos थीटा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे आप, अब आगे अब आ जाएगा। और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है। यही स्पीड ब्रेकर पे भी होता है। स्पीड ब्रेकर पर कभी अगर आपने स्लो नहीं हुए होंगे, स्पीड ब्रेकर पर आपकी गाड़ी आपने जोर से निकाली होगी, तो आपने फील किया होगा कि आप उड़ गए। वो 0.1 मिली सेकेंड के लिए आपको डर लगने लगा, बस वो 0.1 मिली सेकेंड के लिए आपका नॉर्मल एक से जीरो हो गया था। आपको कितना डर लगा था कि बस अभी हम उड़ जाएंगे, क्योंकि उस पॉइंट पर नॉर्मल जीरो हो गया। आप अपनी व्हीकल से अलग हो गए, व्हीकल से आप उड़ गए थोड़े से इंचेस के लिए, थोड़े से बस 0.1 मिली सेकेंड के लिए, पर वो बहुत डेंजरस पल था, है कि नहीं? एच.सी. वर्मा सर की किताब में बहुत अच्छे अच्छे इस पर से क्वेश्चंस है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगा आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। आप देखिए, जब आप ऊपर से ऊपर जाते हो तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है ये कम होता है, पर जब आप नीचे वैसे खड्डे में से होके जाते हो तब आपका नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। तो अपने गाड़ी खड्डे में से तेजी से निकाली हो, हल्का सा खड्डा था और तेजी से निकाली हो, तो आपका वजन बढ़ गया था उस टाइम पर।
आपकी गाड़ी का जो डैमेज है वो छोड़ दो, बस आप ऐसा समझो कि आपने गाड़ी वहां से तेजी से निकाली, पर आपको डर तो नहीं लगा उस टाइम पर गड्ढे में से, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन कैसा हो गया, बढ़ गया। पर स्पीड ब्रेकर में ये केस नहीं था। जब वो एक कॉन्वेक्स सरफेस थी, इसको कॉन्वेक्स सरफेस बोल सकते हैं और ये कॉन्केव सरफेस बोल सकते हैं। एच सी वर्मा सर की किताब में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मुझे थोड़ा याद आया, तो आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो आपको और समझेगा नॉर्मल फोर्स के बारे में। ठीक है, जब आप स्पीड ब्रेकर पर से जा रहे हो तो आपका नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है, टेंड्स टू 0 हो रहा है। आपको ऑब्वियसली डर लगेगा आपको कि मेरा तो वेट ही नहीं है। पर जब खड्डे में से जा रहे हो आपका नॉर्मल फोर्स बढ़ रहा है कुछ टाइम, कुछ सेकंड के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। होपफुली आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और ये दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इस पॉइंट पर 0 हो रहा है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम आगे के मुझे लगता है सर्कुलर मोशन के पूरे थ्योरी हमारी पढ़ाकर हो गई है। और मैं ये जैसे ये पूरा चैप्टर, जैसे रोटेशनल के बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं लास्ट में न्यूमेरिकल्स भी लूंगा। उसके पहले सारे फॉर्मूलाज में एक बार रिवाइज कराऊंगा और जो भी आप टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स है सारे लेने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। फिलहाल मुझे कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस एक दो मुझे लगता है कि अच्छे से ले लेने चाहिए ताकि आपके और ग्रिप बने सर्कुलर मोशन पर से। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चंस देख लेता हूं आपके पास क्या क्या है। हाँ, तो पेज नंबर 2 पर जो एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व एग्जांपल है, पर इसमें से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स उठाने की कोशिश करेंगे और कुछ समझेंगे बिल्कुल। तो भी देखिए, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएस। होपफुली आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, बस आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम। ओके, फ्रीक्वेंसी दिया है उन्होंने 90 आरपीएम। आरपीएम क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। पर हमें मिनट नहीं चाहिए, हमें ऐसा यूनिट चाहिए। ऐसा यूनिट क्या होती है टाइम की, सेकेंड्स। तो हम इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट करने लिया करेंगे 60 से डिवाइड। सो 90/60 आरपीएस विच इज इक्वल टू 0 से 0 कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 आरपीएस। को 3/2 ही रहना था, या फिर आप 1.5 भी लिख सकते हैं। इट इज देन स्विच ऑफ। अच्छा, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवॉल्यूशन। एन दिया है कितना, 21 रिवॉल्यूशन। मतलब जो फैन ऐसे गोल 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 घूमता है, कितने रिवॉल्यूशन घूमा वो, 1 2 ऐसे करके 21 रिवॉल्यूशंस घूमा। तो थीटा क्या आ जाएगा, 2 पाई एन के इक्वल। एन क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर एन घूमा है तो ये हो गया 2 पाई रेडियन। अगर ये 2 बार घूमा है तो 4 पाई रेडियन। फिर ये कितनी बार घूमा है, 21 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 42 पाई रेडियन। सभी को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। जो रेडियन होता है वो थीटा ओमेगा अल्फा की यूनिट होती है। ठीक है, तो थीटा होती है ये रेडियन की। जैसे ही ओमेगा की यूनिट में शायद यूनिट्स लिया था फर्स्ट लेक्चर में। अब जरूर लेक्चर्स देख करके न्यूमेरिकल्स पर आइएगा, तभी आपको अच्छे से समझेगा। ओमेगा की होती है रैड पर सेकेंड, अल्फा की होती है रैड पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3/2 आरपीएस। तो ओमेगा कितनी आ गई, 3 पाई रैड पर सेकेंड। ओ सॉरी, आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा, एक मिनट। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ, या फिर फ्रीक्वेंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम पीरियड, 2 पाई/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने फॉर्मूला बुक में इसे जरूर लिख लेना। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2 पाई इंटू एफ या फिर 2 पाई/टी। अभी हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मिली कितनी है, 3/2। ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया 3 पाई। 3 पाई रैड पर सेकेंड। हमें थीटा मिल गया, हमें ओमेगा मिल गया, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द टाइम पर। ओके, इसके बाद में ऐसा कह रहे हैं हमें टाइम पीरियड निकालना है जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये दिया है उन्होंने ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टी पूछा है, 0 कहाँ है पूछा है, जब ओमेगा 0 हो जाएगा। सो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। सबसे पहले हमें लगता है v = u + at होता है।
तो v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा नॉट, प्लस a की जगह पर हम अल्फा डाल देंगे और t तो t रहता है, ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें इसे जीरो कर दिया तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी के इक्वल, माइनस आएगा बट माइनस एक दूसरे से बैलेंस कट हो जाएगा क्योंकि अल्फा भी माइनस में ही आने वाला है, ठीक है। सो ओमेगा नॉट हमें पता है, क्या पता है, 3 पाई। ओ हमें अल्फा तो नहीं पता, पर हमें टाइम निकालना है, तो हम अल्फा कैसे निकालेंगे। हाँ, एक फॉर्मूला याद आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सॉरी, जगह नहीं हो रही, मैं थोड़ा, आप ये लिख लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ इतने इस वाले हिस्से को, ये वाले, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बस अल्फा की ओमेगा की वैल्यू आप याद रखिएगा कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ विच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। ओमेगा का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा सर्कुलर मोशन एक फॉर्मूलाज का गेम है। रोटेशनल भी आपको फॉर्मूला जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते जाओगे आपको याद आता जाएगा। तो नहीं, हाँ, 3 पाई इक्वल्स टू अल्फा टी, ये जो हमारा वैल्यू आया, अब हम इसमें से अल्फा में अटक गए कि अच्छा अल्फा कैसे निकाले। तो मुझे एक फॉर्मूला जो लीनियर में हमने बहुत ज्यादा बार पढ़ा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अभी सब एंगुलर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, क्योंकि हमने थीटा निकाला है, भूल तो नहीं गए, 42 पाई। अब उन्होंने कहा कि फाइनल वेलोसिटी को जीरो करना है, अच्छा तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 अल्फा थीटा, यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा। अब ये अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है, 3 पाई अल्फा की जगह पर हम ये वाली वैल्यू डालेंगे, दैट इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 थीटा इंटू टी। ओमेगा कितना आया था, तो भूल गया, 3 पाई, यस, ओमेगा नॉट कितना आया था, 3 पाई, उसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा कितना है 42 पाई इंटू टी। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर एक पाई से ये एक पाई कैंसिल, यहाँ से ये 3 कैंसिल, 3 से ये आ जाएगा 14, सो ये 14 2 28, सो टाइम पीरियड आ गया हमारा 28 सेकेंड। सो यहाँ पर आज हमारी थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई है सर्कुलर मोशन की। इसके अलावा आपको कोई भी सर्कुलर मोशन से डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर से वीडियो फिर से बनाऊंगा, कोई इशू नहीं है। और जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर से टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो रोटेशनल मोशन, और हम सारे न्यूमेरिकल्स लेने की मैं कोशिश करूँगा जो भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे गया जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। सो ये सब आपको HSC बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।